हर चुनाव जीतती बीजेपी में पीएम मोदी ने किसे चुन लिया अपना बॉस? इंडी के फुल पैकअप का ऐलान हो गया है क्या? बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए मोदी ने ऐसा क्या किया कि राहुल सोनिया खड़गे वायरल हो रहे हैं? 45 साल के बीजेपी अध्यक्ष के पीछे मोदी का मेगा प्लान क्या है? आज खुद क्या खुलासा किया? और बंगाल से लेकर यूपी तक बीजेपी के नए अध्यक्ष के आते ही 2029 का काम सेट हो गया है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। जिन नरेंद्र मोदी को दुनिया बॉस मानती है, ग्लोबल मंच पर जिनका डंका बजता है, उन नरेंद्र मोदी ने आज बता दिया कि उनका भी एक बॉस है बॉस, जिनको वो अपने कामकाज का हिसाब देंगे। नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया को अपने बॉस से भी मिलवाया। आज से नरेंद्र मोदी के बॉस 45 साल के बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन हो गए। जो नरेंद्र मोदी लगातार 25 साल से हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो लगातार 3 बार से देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन को अपना बॉस बता रहे हैं। और यह सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है बॉस, यह काम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। 45 साल के एक युवा को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की कमान सौंप दी और फिर भर दुनिया के सामने कह दिया गया, अरे ये मेरे बॉस है भाई। लगातार हार के बाद भी इंडी गठबंधन से ना अपने नेता बदले जा रहे हैं, ना नेतृत्व बदला जा रहा है, ना पार्टी की नीति बदली जा रही है, ना एक परिवार का मोह छूट रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने बीजेपी का नेतृत्व एक युवा को देकर जनरेशन शिफ्ट का मैसेज दे दिया। भाई, जिस पार्टी में एक से बड़े एक धुरंधर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह बड़े बड़े नेता हैं, उस पार्टी की कमान एक युवा को सौंप देना, वो भी 45 साल का युवा, जिनके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं थे, यह कोई आसान फैसला तो नहीं होगा। लेकिन बीजेपी इसी तरीके से काम करती है। वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करती है और जब फ्यूचर में जीतती है तो लोग कहते हैं अरे ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गया, तो मीडिया ने साथ दे दिया, तो ये तो वो। अरे काम क्या करते हैं पहले ये तो देखो। दूसरी तरफ ढेले भर का परिवर्तन होने को तैयार नहीं, और यहां बड़े बड़े जनरेशनल शिफ्ट हो रहे हैं। और यही नरेंद्र मोदी के काम का तरीका है। उनके लिए परिवार नहीं, प्रतिभा मायने रखती है। वो उम्र और अनुभव के साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए फैसले लेते हैं, और उनकी फ्यूचर प्लानिंग में नितिन नवीन एकदम फिट बैठते हैं। आज नितिन नवीन को बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उनकी आधिकारिक ताजपोशी हो गई, बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान हुआ। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने नए अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए क्या क्या कहा, कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस को बुरी तरह से एक तरीके से छील दिया, नितिन नवीन ने पद संभालते ही ऐसा क्या कह दिया भाई कि इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया। यह सब आपको बताऊं, मोदी का मेगा प्लान है क्या ये समझाऊं, उससे पहले आज जो तस्वीरें आई हैं, जिसकी दुनिया नहीं, देश नहीं, दुनिया भर में चर्चा है, उसकी एक झलक देखिए। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस। नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था। पार्टी का जन्म किसी परिवार ने किया। पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। देश की पॉलिटिक्स के लिए इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं, और आज आपको वो विस्तार से पाठशाला में समझाऊंगा। क्योंकि बीजेपी वो पार्टी हो गई है जो चुनाव हारने के मूड में नहीं थी, क्योंकि वो उस मोड में रहती है जहां वो लगातार पब्लिक से कनेक्ट करे, काम करे, मेहनत करे, फ्यूचर की प्लानिंग करे। और उसी का एक बड़ा नतीजा यह भी है, नितिन नवीन बीजेपी के नए अध्यक्ष, बिहार से बीजेपी के पहले अध्यक्ष हैं। पूर्वी भारत के एक युवा को कमान देकर पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया। हालांकि कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि बीजेपी में तो कई अनुभवी नेता हैं, ऐसे में वो युवा नेता के अंडर में कैसे काम करेंगे भाई? वो कैसे अपने से युवा अध्यक्ष से ऑर्डर लेंगे बॉस? लेकिन आज पीएम मोदी ने सारे डाउट दूर कर दिए। पीएम मोदी ने बीजेपी के सारे नेताओं को सीधा मैसेज दे दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री होकर भी बॉस मान रहा हूं तो तुमको मानना पड़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन अगर पीएम के बॉस हैं, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि मैं कार्यकर्ता ना हूं जी पार्टी का, तो ये मेरे बॉस ना हुए।
तो जब उनके बॉस है तो फिर बाकियों के क्या, बाकी के भी बॉस। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपने नए अध्यक्ष को अपने काम का हिसाब दे रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था। मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे, लेकिन अब मेरे आगे के काम के लिए मैं उनके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं उनको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। आप नरेंद्र मोदी की प्लानिंग देखिए बॉस। चूंकि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में यह देखा है कि कैसे वो गुजरात से बाहर थे और एक मौका मिला तो उन्होंने साबित करके दिखाया और पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, तो मौका मिलने की बात होती है, लेकिन उसमें पीछे से बैकअप होना बड़ा जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी को क्लियर है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सीनियर लोग हैं, हर आदमी सोचता होगा कि अगला अध्यक्ष मैं ही बनूंगा क्या। उसमें अगर 45 साल के अगर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है तो उसको 10 दिक्कतें आ सकती हैं। कोई सोचेगा अरे इस छोटा है मेरे से उम्र में, मैं क्यों सुनूं, अनुभव में कम है, मैं क्यों सुनूं, बहुत सारी बातें होंगी। नरेंद्र मोदी ने 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट कही, मेरे बॉस हैं, क्लियर हो गया कि सबको बॉस मानना है, और मैं अपना रिपोर्ट कार्ड उनको दे चुका हूं और वो मुझे जो निर्देश देंगे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मतलब मैं भी उनसे आदेश लूंगा। ये मोदी ने एक लाइन में क्लियर कर दिया, यानी फुल सपोर्ट। अब पार्टी में कौन बोल सकता है बॉस? जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो मेरे बॉस हैं, मैं उनसे ऑर्डर लूंगा, तो फिर क्या एज है, कितना अनुभव है, सब खत्म। फिर पार्टी के अध्यक्ष हैं तो हैं, और जी कह के भी बोल रहे हैं। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, सांसद, भाई सब बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे। उनके सामने पीएम मोदी ने बता दिया कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। सबको एक साथ मैसेज चला गया, और नितिन नवीन को भी मैसेज चला गया कि भाई फुल सपोर्ट है, काम कीजिए, आप पार्टी को आगे ले जाइए। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने सिर्फ भाषण में बोलने के लिए कह दिया, बल्कि जब नितिन नवीन बीजेपी दफ्तर में अपनी कुर्सी संभालने गए तो भाई पीएम मोदी ने उनके लिए कुर्सी खींच के उनको बोला कि आइए बैठिए। नितिन नवीन कुर्सी पर बैठे, कुछ पेपर साइन किए। इस दौरान पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता पीछे खड़े रहे। कोई सीनियरिटी नहीं, अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष हैं, बाकी कार्यकर्ता हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोग बीजेपी और कांग्रेस के कल्चर को कंपेयर करने लगे, क्योंकि कांग्रेस में तो उल्टा हिसाब चलता है। आप ये तस्वीर देखिए, एक रैली में सोनिया गांधी मंच में आई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उसके बाद सोनिया गांधी बैठ गई, राहुल गांधी बैठ गए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मंच पर खड़े होकर ताली ही बजाते रह गए और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की तरफ देखते भी रहे। तो बीजेपी के इस तस्वीर को लोग कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस से, कि वहां नरेंद्र मोदी नए अध्यक्ष के लिए, 45 साल के नए अध्यक्ष के लिए कुर्सी खींच रहे हैं, यहां कितना 80 साल के हैं शायद मेरे ख्याल से, वो कुर्सी से खड़े हो गए कि सोनिया जी और राहुल जी आए। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, पिछले साल का है। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान राहुल गांधी किसी और दिशा में जाने लगे।
कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी नेता उन्हें आवाज लगाते रहे, राहुल जी, लेकिन राहुल जी तो अपनी धुन में थे। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी किसी बात का लोड ही नहीं ले रहे, वो चलते चले गए। कांग्रेस और बीजेपी का कल्चर अब लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के कैसे बीजेपी के अंदर जनरेशनल चेंज वो लेकर आ गए, नए नए नेताओं को सामने ले आए। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 45 साल के नितिन नवीन को लेकर चले आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को का विजन है कि भाई हमको सत्ता में रहना है, हमको 2047 के लिए काम करना है, तो अध्यक्ष भी तो नया बना दे भाई। देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों में कहीं 45 साल का अध्यक्ष ही नहीं है। और आप सबकी उम्र कंपेयर कर लीजिए भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने बोला ना 80 के ऊपर, 83 साल के हैं भाई साहब। सोनिया गांधी चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी 78 साल की। लालू यादव 77 साल के पार्टी प्रेसिडेंट है आरजेडी के। ममता बनर्जी 71 साल की है, टीएमसी की प्रमुख है। चंद्रबाबू नायडू 75 साल के हैं, टीडीपी के प्रमुख हैं। नीतीश कुमार 74 साल के हैं, जेडीयू के कर्ता धर्ता है। एमके स्टालिन 72 साल के हैं, डीएमके के प्रमुख। मायावती 70 साल की हैं, बीएसपी प्रमुख। अरविंद केजरीवाल 57 साल के हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया। और अखिलेश यादव 52 साल के हैं, सपा प्रमुख। यानी बीजेपी के अंदर सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट को मौका दिया गया है। आप यह भी देखिए कि कैसे कांग्रेस की गाड़ी एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी का कल्चर यह है कि वहां लगातार पार्टी प्रमुख बदलते रहते हैं। भाई नितिन नवीन के प्रेसिडेंट बनने से बीजेपी के हर कार्यकर्ता को मैसेज चला गया है कि कल को मेरा नंबर भी आ सकता, तो वो उस उत्साह से ना काम करेगा। कांग्रेस में क्लियर है कि भाई 4-6 लोग ऊपर हैं, उनके अलावा किसका मौका आना है। सपा में क्लियर है कि नहीं आएगा मौका बॉस। अगर पिछले 28 सालों का हाल आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में कितना बड़ा अंतर है। बीजेपी के अध्यक्ष 1998 से 2000 कुशाभाऊ ठाकरे, 2000 से 2001 बंगारू लक्ष्मण, और उधर देखिएगा, उधर 98 से 2017 तक सोनिया ही गांधी थी। जनकृष्ण मूर्ति के जनकृष्ण मूर्ति 2001 से 2002, 2002 से 2004 वेंकैया नायडू, उधर देखते रहिएगा नाम, उधर नहीं पढ़ रहा हूं मैं, वो देखते जाइए, वही एक 2-3 नाम दिखेगा आपको। 2005 से 2009 राजनाथ सिंह, 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी, 2013 से 14 राजनाथ सिंह, 14 से 20 अमित शाह, 20 से 26 तक जेपी नड्डा, 2026 में नितिन नवीन आ गए। उधर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत दबाव बन गया भाई कि कोई तो बाहर से आए, तब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे बने 2022 में। तो भैया वहां कार्यकर्ता को भी लगता है कि क्या ही मेहनत करना है यार, वहां पहुंच थोड़ी पाएंगे। 1998 से अब तक 28 साल में बीजेपी में 11 अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस के यहां एक ही परिवार के अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया, जो खुद बोलते हैं कि वो तो गांधी परिवार की कृपा से अध्यक्ष बने। इधर पीएम मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस बता दिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान वायरल होने लगा जिसमें वो अध्यक्ष पद पर रहते हुए गांधी परिवार को अपना बॉस बताते रहे। सुनिए एक बार दोनों। मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। भाई वो फर्क दिख रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। यहां मोदी अपना बॉस बता रहे हैं नितिन नवीन को, वहां खड़गे कह रहे हैं कि भाई मेरे बॉस तो एक तरीके से यही कह रहे हैं कि सोनिया जी और राहुल जी। बीजेपी और कांग्रेस का यह फर्क, एक तरफ नरेंद्र मोदी 45 साल के अध्यक्ष को बॉस बोलने को तैयार है, वहां 83 साल के व्यक्ति को भी सोनिया गांधी को बॉस बताना पड़ता है। कांग्रेस में बहुत सालों के बाद परिवार के बाहर का जो अध्यक्ष बनाया गया, वो खुद मानता है कि गांधी परिवार की कृपा से अध्यक्ष बना है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन में बहुत ऐसी पार्टियां हैं जहां बाहर के किसी अध्यक्ष के बारे में आप सोच नहीं सकते। जैसे अगर आप देखिए, आप इसका अनुभव देखिए, फिर आपको बीजेपी का प्लान बताता हूं, पार्टी और कितने साल से अध्यक्ष, ये भी आप देखिए। जैसे है आरजेडी, उसमें लालू यादव, भाई वो 1997 से अध्यक्ष हैं।
1997 से अब तक 2026 आ गया, लालू यादव ही आरजेडी के अध्यक्ष है। इसी तरीके से आप समाजवादी पार्टी को देखिए, इसमें मुलायम सिंह 1992 से रहे अध्यक्ष, 1992 से लेकर 1992 में पार्टी बनाई और 2017 तक वही अध्यक्ष रहे, और वो हटे तो अखिलेश यादव आ गए। भाई परिवार के बाहर किसी के लिए जगह ही नहीं है। अखिलेश यादव आए तो वो 2017 से अभी तक बने हुए हैं, अब तक। तो ये तो इन पार्टियों का हाल है। टीएमसी आप देखिए, ममता बनर्जी अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी ये 1998 से अध्यक्ष हैं बॉस, जब से पार्टी बनी हुई। डीएमके एमके स्टालिन 2018 से पार्टी प्रेसिडेंट है, उनसे पहले उनके पिताजी एम करुणानिधि वो 50 साल पार्टी के अध्यक्ष रहे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल 2012 से पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं। इन पार्टियों में सालों से यही चला आ रहा है, और यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की तगड़ी क्लास लगाई। कहा कि देश के लिए परिवारवाद इतना बड़ा अभिशाप बन गया है कि क्या ही कहा जाए। देश के लिए परिवारवाद बहुत बड़ा अभिशाप है। और जब मैं परिवारवाद की बात करता हूं तो अरबन नक्सल मैदान में आ जाते हैं। वो मुझे कहते हैं फलाने के बेटा, डिकना का बेटा, वो बात को डाइवर्ट करते हैं। किसी के बेटे की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, किसी की बेटी की प्रतिभा का हम विरोधी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया है। पार्टी का जन्म किसी परिवार ने किया, पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको विचार से लेना देना नहीं, उनको उस परिवार से समर्पित रहना पड़ता है। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है। देखिए, बीजेपी की जीत की एक बड़ी वजह यह भी है, उसके मामूली से मामूली कार्यकर्ता को लगता है कि मेरा नंबर आ सकता है। आप अपने ऑफिस में सोचिए ना बॉस, आपको पता रहेगा कि जीवन में कभी आप बॉस ही नहीं बनने वाले हैं। कितने दिन काम कीजिएगा, सोचिएगा, चेंज करो, छोड़ो। इन लोगों का हाल ये तब है जब ये लोग लगातार हार रहे हैं, तब भी ना चेहरा बदलते हैं ना नीति बदलते हैं। जबकि आप नरेंद्र मोदी को देखिए कि वो लगातार बदलाव करते रहे, और वो भी तब जब वो लगातार जीत रहे हैं। ये काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही कर सकते हैं कि नितिन नवीन जैसे युवा नेता को पार्टी का सर्वोच्च पद दे दिया। आप नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से पहले की तस्वीरें देख लीजिए, कोई सोच नहीं सकता था भाई कि बीजेपी की कमान उनको मिलने जा रही। आप ये पुरानी तस्वीर देखिए, इसमें बिहार बीजेपी के कई नेता एक टेबल पर बैठे हैं और नितिन नवीन खड़े हैं। बीजेपी का कल्चर है, जो व्यक्ति खड़ा है वो आज बैठे हुए लोगों का बॉस बन चुका है। आप नितिन नवीन की एक और तस्वीर देखिए, ये भी पुरानी तस्वीर है। इसमें नितिन नवीन बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं दूर से। बीजेपी का यह कल्चर उसे दूसरों से अलग करता है, क्योंकि यहां साधारण कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं। आप देखिए नितिन नवीन कैसे बिहार की राजनीति से निकलकर बीजेपी के अध्यक्ष तक पहुंचे। 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने, 45 साल में अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन बिहार में 5 बार के विधायक रहे। वो बिहार सरकार में कानून मंत्रालय से लेकर अर्बन डेवलपमेंट मंत्री तक रहे। साल 2006 में पिता की मृत्यु के बाद वो राजनीति में आए और पटना वेस्ट से पहला चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी विधायक थे और आरएसएस के से काफी करीबी थी उनकी। नितिन नवीन कायस्थ हैं, उन्हें संगठन की अच्छी जानकारी है। साल 2023 में उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभाली और पार्टी को जीत दिलाई। फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें जीती। यानी संगठन प्रतिभा और युवा जोश को देखते हुए नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया। नितिन नवीन की ताजपोशी पर पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी में अध्यक्ष बदलते रहते हैं, क्योंकि बीजेपी पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां
मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। यानी बीजेपी उस ट्रेन की तरह है जिसकी नीतियों की पटरी तय है। ड्राइवर किसी को भी बैठाइएगा वो उसी तरीके से चलेगी रफ्तार से। कांग्रेस का हाल यह है कि वहां ड्राइवर फिक्स है। ट्रेन बदल दीजिए, ट्रेन का इंजन बदल दीजिए, बोगी बदल दीजिए, पटरी उखाड़ के इधर से उधर कर दीजिए, सब बदल जाएगा, ड्राइवर नहीं बदलता। यार मैं ही चलाऊंगा, गांधी परिवार चलाएगा भाई। बीजेपी का क्या कल्चर है यह पीएम मोदी ने बता दिया, लेकिन कांग्रेस का हाल क्या है उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर दिसंबर 2023 की है। हैदराबाद में एक रैली के दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने परिवार के साथ सोनिया गांधी के पांव छुए, जबकि सोनिया गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे हुए थे। लेकिन रेवंत रेड्डी ने पहले सोनिया गांधी के पांव छुए और फिर बगल में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे से हाथ मिलाया। उसके बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को राहुल गांधी से मिलवाया। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष। पिछले साल दिसंबर में जब कांग्रेस ने दिल्ली में रैली की थी तब भी मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को असहज होना पड़ा था, क्योंकि मंच से उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित कर दिया गया था। वो अपने सीट से उठ गए, फिर अचानक राहुल गांधी ने मंच संभाल लिया और भाषण देने लग गए। अध्यक्ष खड़े हो गए, राहुल जी ने कहा कि मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा। कांग्रेस में यह सब आम बात है, अध्यक्ष कोई भी बने, जलवा गांधी परिवार का ही रहता है। लगातार हार के बाद भी परिवार के प्रति पार्टी का मोह ही खत्म नहीं हो रहा। आज पीएम मोदी ने भी चेताया कि कांग्रेस तो हार की समीक्षा से भी डरती है, क्योंकि फिर एक परिवार पर आंच आ जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस खुद को बदलने को तैयार नहीं है। सुनिए एक बार। अरे वो आपस में क्या खेलना है उनको वो खेलते रहें। मोहन भागवत कभी किसी का बॉस बन जाता है, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। संतों के आंसू गिर रहे हैं आज, और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं। ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहां? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े बॉस हैं वो आंसू गिरा रहे हैं और इनको बिग बॉस खेलने की सूझ रही है। कौन बॉस है कौन कार्यकर्ता है तो सारा देश देख रहा है। ना जरूर दिखाई देता है कि उनको अध्यक्ष कैसा चाहिए उन्होंने अपना बना लिया। जिस कांग्रेस के राज में सबसे बड़े बॉस प्रभु श्री राम को काल्पनिक बता दिया गया था, उनको आज इंसानों को बॉस सुनकर बड़ी आग लग रही है। जो भगवान श्री राम सबसे बड़े बॉस, उनको काल्पनिक बताते थे बॉस। कांग्रेस को यह सब मजाक लग रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख लीजिए। जिस वक्त नितिन नवीन की ताजपोशी हुई उस वक्त मंच पर सारे बड़े नेता थे। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सारे बड़े नेता नितिन नवीन की अगुवाई करके मैसेज दे रहे थे। नितिन नवीन इस पद पर निर्विरोध चुने गए। संगठन चुनाव का जिम्मा संभाल रहे बीजेपी के रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे घोषित किए और नितिन नवीन को सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन सौंपा। यह बात तो सही है कि पीएम मोदी फ्यूचर की प्लानिंग करके चलते हैं और पीएम मोदी के विजन को पूरा करने की कड़ी में ही नितिन नवीन जैसे युवा नेता को कमान दी गई है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को मिलेनियन बताया। वो जनरेशन वो जो 80 और 90 के दशक में जन्मा है। साल 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था। इसी साल नितिन नवीन का जन्म हुआ था। नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ साथ पीएम मोदी ने बंगाल को लेकर बड़ा मैसेज भी दिया। ममता बनर्जी से बंगाल जीतना इस वक्त नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मिशन है। नितिन नवीन का पहला चैलेंज बंगाल है। आज पीएम मोदी ने घुसपैठियों का जिक्र करके ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को घेर दिया और क्लियर मैसेज दे दिया कि नितिन नवीन के अध्यक्षता में बीजेपी को अब बंगाल जीत कर दिखाना है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी
अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं। पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। यानी नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के नए अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वहां जीत दर्ज करनी है और सनातन को साथ लेकर चलना है। खैर, साथ लेकर चलने की बात हो रही है तो एक आदमी है जो किसी को साथ लेकर नहीं चल पा रहा, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए। ट्रंप की सनक में ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी के दाम छप्पर फाड़ कर बढ़ गए बॉस। 3 लाख के पार तो चांदी है, गोल्ड 1.5 लाख पहुंच रहा है। लेकिन अब वो होने वाला है कि और कीमत बढ़ेगी क्या। पीएम मोदी को छोड़ सबके कैसे तोते उड़ गए। ट्रंप का ऐसा नया कांड, दोस्त ट्रंप को गैंगस्टर क्यों बुला रहे हैं, और पीएम मोदी की मेगा डील की तैयारी शुरू। उधर ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिकियों का तेल कैसे निकाल दिया, अब इसका चैप्टर। भाई, इस वक्त दुनिया में 2 तूफान आए हुए हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप का तूफान है जो किसी के रोके नहीं रुक रहा। दूसरा है सोने चांदी का तूफान जो हर रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। भाई, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है ये हम आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे चांदी ने तो गजब ही कर रखा है। चांदी की कीमत ऐसे भाग रही है बॉस कि सोना पूछ रहा है कि बगल से कौन गया गनगनाता हुआ, जी चांदी की कीमत थी क्या। लोग हैरान हैं, चांदी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। भाई, कोई सोच नहीं सकता था कि चांदी 3 लाख के पार चली जाएगी। पहली बार चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई है। आज चांदी का रेट 3,22,000 रुपए प्रति किलो चला गया। और ये तो कुछ भी नहीं है। लोग अब बात कर रहे हैं कि अगर चांदी में ऐसी ही तूफानी तेजी रही तो फिर इसकी कीमत कहां जाएगी। आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे चांदी मालामाल करती चली जा रही है। यहां लोग पैसा डबल करने की बात करते हैं, लेकिन चांदी ने तो पैसा डबल नहीं ट्रिपल करके दे दिया है। चांदी में जिसने 1 लाख रुपया लगाया उसका पैसा कितने महीने में 3 गुना हो चुका है और अब कितने महीने में 4 गुना हो जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि चांदी में आए तूफान के साथ साथ गोल्ड का क्या हाल है, सोने की कीमतों में क्या गजब हो रहा है, और उधर जो मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनके साथ क्या हो गया। सोने चांदी में फिर से यह गजब तेजी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इसका क्या कनेक्शन है। ट्रंप का नया कांड कौन सा है कि उसको दुनिया भर के लोग गैंगस्टर बुला रहे हैं। कैसे अपने लोगों को धमका दिया है ट्रंप ने, मोदी को हिला नहीं पा रहे, और कैसे मोदी अब एक बहुत बड़ी मेगा डील की तैयारी कर रहे हैं जो अमेरिकियों की और हालत खराब करेगा। सोने चांदी की कीमतों ने तो आग लगा रखी है बॉस। जो किसी ने सोचा नहीं था वो हो रहा है। सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई को भी पीछे छोड़ चुके हैं। आप देखिए कि 1 किलो चांदी की कीमत 3,22,000 पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,000 पहुंच गई है। इसमें भी चांदी ने कैसे मालामाल कर दिया, आप उसको देखिए कि आपको यकीन नहीं होगा। पहले लोग कहते थे कि अरे सोना महंगा है, काम करो चांदी का सामान दे दो। अरे भैया, आज चांदी के लिए लोग जो है ना वो सोच रहे हैं कि चांदी को छुएं कि नहीं। चांदी की कीमत आप देखिए किस तरीके से रॉकेट बनी हुई है। चांदी की कीमत अक्टूबर 2024, उस वक्त चांदी की कीमत थी 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए। और दिसंबर 2025 आते आते चांदी की कीमत जो है वो बढ़कर हो चुकी थी 2 लाख रुपए। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल कुछ महीना में 1 लाख का जंप हुआ, मतलब डबल हुआ। लेकिन भाई साहब, इसके बाद तो तूफान आ गया। अभी दिसंबर 2025 में जो चांदी 2 लाख रुपए की थी वो जनवरी 2026 में बॉस 1 महीना भी कायदे से नहीं बीता और वो 3,22,000 रुपए हो चुकी है। 3,22,000, ये देख रहे हैं, ये 1 महीने में हुआ है। 2 लाख से सीधा 3,22,000। 14 महीने में पैसा डबल हुआ, 15 महीने में ट्रिपल हुआ, और 1 महीने में भैया फिर 2 से 3.25 लाख के पास चला गया। पिछले 1 महीने में चांदी के दाम बढ़ने का ट्रेंड देखिए। सिर्फ 6 दिन चांदी के दाम थोड़े बहुत गिरे, जबकि 19 दिन ऐसा हुआ जब चांदी के दाम 1,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए डेली बढ़ गए। 9 जनवरी को 1 किलो चांदी 2,50,000 रुपए की थी। 11 जनवरी को 270 हो गई।
15 जनवरी को चांदी के दाम 298 पहुंच गए। 17 जनवरी को पहली बार चांदी 3 लाख के पार पहुंची और आज 1 किलो चांदी 3,22,000 रुपए की बिक रही है। मतलब आदमी ऐसे निकालता है चांदी बेचने के लिए, अब फिर एक बार सोचता है कि घर में पूछें, अब पूछ के फोन रखता है तो पता चलता है कीमत बढ़ गई। ऐसा वाला हाल हो रखा है। चांदी में इतनी तूफानी तेजी है, सोना कम है, सोने के दाम भी अपने भना भन भाग रहे हैं भाई। दिसंबर 2025 में सोना 1,34,000 रुपए का था। जनवरी 2026 में सोना 1,50,000 हो गया है। एक महीने में दाम करीब 16,000 रुपए बढ़ गए। सोने और चांदी के दाम कहां जाकर रुकेंगे, चांदी में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि एक तरफ सोने चांदी के रेट ने तहलका मचाया हुआ है, उधर शेयर मार्केट में बवंडर आया हुआ है। आज ही शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई। आज सेंसेक्स 1,065 पॉइंट गिर गया। सेंसेक्स 82,180 पॉइंट पर बंद हुआ है। निफ्टी 50 में भी 353 अंक की गिरावट हुई। निफ्टी आज 25,232 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों के एक दिन में करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यानी लोगों के पैसे शेयर मार्केट में डूब गए और ऊपर से जो रिटर्न सोना चांदी दे रहा है वो मार्केट नहीं दे पा रहा। चांदी की कीमतों में अचानक क्यों इतनी बढ़ोतरी हो रही है, पहले उसको समझिए। पहली वजह है चांदी की डिमांड। दुनिया भर में चांदी से सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बनाई जाती है, बल्कि चांदी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी होता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, माइक्रोचिप, प्रिंटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल बनाने में भी होता है। सोलर पैनल के फोटोवोल्टिक सेल्स में सिल्वर पेस्ट का उपयोग होता है, जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलने की दक्षता को बढ़ाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। वायरिंग, सेंसर, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग चिप्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। चांदी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मेडिकल उपकरणों में भी होता है। चांदी का इस्तेमाल वाउंड ड्रेसिंग, पानी को शुद्ध करने वाले फिल्टर, अस्पतालों के उपकरणों की कोटिंग, फोटोग्राफी और एक्सरे फिल्मों में भी हो रहा है। चांदी की हाई डिमांड को देखते हुए ही दुनिया भर के देश चांदी खरीदने लग गए और चांदी खरीदने में भारत भी पीछे नहीं है। ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स एक्सपर्ट्स द कोबेसी लेटर के मुताबिक भारत ने पिछले 4 महीने में करीब 36,000 करोड़ रुपए का चांदी इंपोर्ट किया है। यह 2024 के चौथे क्वार्टर की तुलना में करीब 400% ज्यादा है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी 3 लाख के पार तो हो ही चुका है। भाई ये 4 लाख भी चला जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ट्रंप ने उथल पुथल मचा के रखी है और ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं। वेनेजुएला के बाद ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, उन्हें ईरान पर भी अटैक करना है, उन्हें कनाडा को भी कब्जे में ले लेना है। ट्रंप यूरोप से भिड़े हैं, ईरान से भिड़े हैं, कनाडा से भिड़े हुए हैं। आज ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीनलैंड के कब्जे का पोस्टर डाल दिया, जिसमें ट्रंप अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े दिखाए गए। ट्रंप के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 2026 से ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका। बताइए, ये प्रेसिडेंट वहां का ऐसा फोटो डाल रहा है। इसके अलावा ट्रंप की एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो ऑफिस में बैठे हैं और वहां पर नक्शा बना हुआ है जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखा दिया गया। कनाडा वाले अलग भड़के हुए हैं कि क्या ही है यार, ये सब लपेट लेगा क्या। ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड लेकर रहूंगा, उधर ग्रीनलैंड वाले कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, कैसे ले लोगे। यूरोप के देश विरोध में खड़े हो गए। यूके, फिनलैंड और नॉर्वे ने प्रतीकात्मक तौर पर ग्रीनलैंड में अपनी सेना के जवान भेज दिए। डेनमार्क के पीएम ने कह दिया कि ग्रीनलैंड की पहचान और आजादी से समझौता नहीं होगा। फ्रांस ने कह दिया कि कोई धमकी काम नहीं आएगी, न ग्रीनलैंड को लेकर न कहीं और को लेकर। यानी ट्रंप के नेटो वाले देश अब अपने दोस्त के खिलाफ खड़े, क्योंकि दोस्त हरकतें ऐसी कर रहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब यूरोप के देश ट्रंप के टैरिफ पर बोलने लगे। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने कहा कि अमेरिका गलत कर रहा है। ब्रिटेन के सांसद कह रहे हैं कि ट्रंप इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह काम कर रहा है। ये वर्ड यूज किए हैं भाई कि इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह आदमी व्यवहार कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के देश कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। यूरोपीय यूनियन ने तो ट्रंप पर 11 लाख करोड़ रुपए का काउंटर टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर ली। यूरोप के देश यह भी कह रहे हैं कि भारत उनके साथ खड़ा है। अमेरिका पर यूरोपियन यूनियन टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, तो भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ईयू की प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि भारत और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल डील्स साबित हो सकता है। राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को चाहिए था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से तू तड़ाक टाइप लड़ाई लड़ ले। नरेंद्र मोदी का अपना स्टाइल है, वो उस तरह से काम कर रहे हैं जो भारत के हित में। और इसलिए देखिए, अब ईयू की
अध्यक्ष कह रही है भाई कि मदर ऑफ ऑल डील्स होगा भारत के साथ जो डील करने जा रहे हैं। यानी ट्रंप को बिना तू तड़ाक किए हुए ऐसा जवाब दिया जा रहा है जो ट्रंप को एकदम अंदर तक लग रहा होगा। इधर ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में, लेकिन टैरिफ वाला उनका खेल अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है। हाल ही में एक नई रिसर्च आई है। कील इंस्टीट्यूट जर्मनी के रिसर्च सेंटर ट्रेड पॉलिसी ने आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो फायदा अमेरिका को पहुंचा है उसका 96% हिस्सा अमेरिकी नागरिक देते हैं और केवल 4% हिस्सा फॉरेन एक्सपोर्टर्स देते हैं। अमेरिका को 2025 में करीब $200 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए के कस्टम रेवेन्यू का मुनाफा हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ब्राजील और भारत पर भी बड़ा टैरिफ लगाया गया, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किया और एक्सपोर्ट ही घटा दिया। यानी रिपोर्ट कह रही है कि अगर 100 रुपया का अमेरिका जो है वो सामान जो है टैरिफ से कमा रहा है, तो उसमें से 96 रुपया जो है वो अमेरिका के लोगों की जेब से जा रहा है और लगाओ टैरिफ। और इधर भारत अपने हिसाब से चीजें करता चला जा रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी सिर्फ दुनिया भर के एक बड़े वर्ग के निशाने पर हैं ऐसा नहीं है, वो अपने यहां भी कई लोगों के निशाने पर हैं। पाठशाला में अगली क्लास आप देखिए भाई, ओवैसी मुस्लिम वोट लपेट ले रहे हैं, मोदी के साथ हिंदू भर भर के आ रहा है। बेचैन इंडी ने मोदी के खिलाफ अब कौन सा हथियार निकाल लिया? कभी मंदिर पे झूठ, कभी शंकराचार्य के अपमान का हंगामा। हिंदू को जोड़ते मोदी पर सबसे बड़ा कौन सा हमला शुरू हो गया है, आपको देखना चाहिए। सनातन की ऐसी लहर लेकर नरेंद्र मोदी आ गए कि इंडी वालों के पास ना तो इसका तोड़ है ना जवाब है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बिल्कुल क्लियर है कि हिंदू एक होकर वोट कर रहा है, बंटने को तैयार नहीं है, टूटने को तैयार नहीं। ऐसे में इंडी वाले बेचैन हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि जो मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ता था वो भी नहीं पड़ रहा, वो वैसे ही ले जा रहे हैं। हिंदू वोट जो बट के पड़ता था वो मोदी के नाम पे एक मुश्त पड़ने लग गया। तो भाई ऐसे में तो इंडी वालों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ठन गोपाल हो जाएगा। ऐसे में इंडी वालों ने मोदी के खिलाफ नया हथियार निकाल लिया और यह हथियार है हिंदुओं को जोड़ते नरेंद्र मोदी के खिलाफ सनातन को ही टूल बनाओ, हिंदू को तोड़ो। हिंदू जुड़ना इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है भाई। और इसलिए आप देखिए कभी मणिकर्णिका घाट के विकास और निर्माण कार्य के विरोध में फर्जी खबरें फैला रहे हैं झूठे कि मंदिर तोड़ दिए मोदी, मंदिर तोड़ दिए मोदी। मूर्तियों को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। खुद कभी कितने मंदिर इन्होंने बनाए बॉस? भगवान राम को बता दिए काल्पनिक पात्र, राम भक्तों पे गोली चलवा दिए वाले लोग। आज उनको बड़ी चिंता हो रही है कि बाप रे शंकराचार्य के साथ क्या हो गया। कभी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शंकराचार्य के बहाने मोदी योगी सरकार को घेर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो सनातन और हिंदू एकता की बात करते हैं उन पर भी इंडी गठबंधन वाले हमला कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पीछे हाथ धो के पड़ गए। यह सब कैसे हो रहा है? कैसे झूठ और दुष्प्रचार से सनातन को ही मोदी के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है? और एक पूरी स्ट्रैटेजी जैसी चीज दिखती है आपको कि नहीं? खुद ये चैप्टर देख के बताइएगा। देखिए पहले एक झलक देखिए। कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? ये कौन है धीरेन्द्र? अब छोरो चक्का को कथावाचक बना रहे हो। लकड़ी माफिया से लेकर के कफन माफिया तक जो इस धंधे में है, सनातन पर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इंडी वालों ने कैसे एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए, ये पिछले कुछ दिनों में साफ दिख रहा है। चाहे बात शंकराचार्य के विवाद की हो, चाहे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन की हो, इंडी गठबंधन कह रहा है कि मोदी सरकार मणिकर्णिका घाट तोड़ रही, वाराणसी की विरासत और सभ्यता को खत्म कर रही, मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, टूटी हुई मूर्तियों और मंदिरों की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। और इसका असर यह हुआ कि वाराणसी में लोगों ने प्रोटेस्ट भी कर दिया। लेकिन जो तस्वीरें शेयर करके इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कई तो फेक साबित हुए कि भाई मंदिर टूटा ही नहीं है। एआई की मदद से झूठे तस्वीर बना के हिंदुओं को भड़का रहे हैं। कल ही हमने आपको बता दिया था कि जिस मंदिर के टूटने की बात की जा रही है वो सही सलामत है, फोटो में देख लीजिए। इसी तरह से यह आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर और अस्पताल को तोड़कर होटल बना दिया गया है। ये तस्वीरें वायरल की जा रही हैं।
जबकि यह सच्चाई से कोसों दूर की बात है। दरअसल वाराणसी के राम घाट पर मेहता अस्पताल था जो 2019 तक पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके बाद अस्पताल की जगह पर एक शानदार होटल बना। मंदिर तो वहां था ही नहीं। यह होटल पिछले ही साल शुरू हुआ था और इसका काम काफी पहले शुरू हो गया था। ना तो यह होटल मंदिर तोड़ के बना है, ना ही अस्पताल तोड़ के बना है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि मंदिरों के साथ अस्पतालों को भी तोड़ा जा रहा है। देखिए बॉस, यह बात सही है कि मणिकर्णिका घाट पर निर्माण काम तो चल रहा है, लेकिन जो भी विकास कार्य हो रहा है वो जलासेन घाट पर हो रहा है जहां पर चिताएं जलाई जाती। लेकिन राजनीति ऐसी हो रही है जैसे पूरा मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया गया हो, सारे मंदिर मूर्तियां नष्ट कर दी गई। अब बवाल काट कौन रहे हैं? जिन्होंने बनारस में कितने मंदिर बनवाए, उन मंदिरों के बारे में कभी सोचा क्या? जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के बारे में कभी सोचा क्या? जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनाने के बारे में कभी सोचा क्या? जो पूरे समय खड़े रहे कि कैसे बाबरी मस्जिद जो है उसका केस लड़ा जाए और बता दिया जाए कि भगवान राम जो है वो काल्पनिक हैं। आज ऐसा इकोसिस्टम एक्टिव हो रखा है कि बाप रे बाप, मंदिर टूट गया, मूर्ति टूट गई, और वो भी फर्जी वीडियो डालकर। इन सारे आरोपों के बीच संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मणिकर्णिका घाट का दौरा किया और इस दौरे के बाद जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि विकास कार्य से जिन लोगों को तकलीफ हो वो इसका विरोध कर रहे हैं। लकड़ी माफिया से लेकर कफन माफिया तक ने घाटों पे कब्जा कर रखा है और उनको तकलीफ हो रही है। आप बताइए ना कि लकड़ी के माफिया कौन है उन घाटों पर, इससे किसको नुकसान होने वाला है? इन विकसित हो जाने से चिताओं को जलाने के लिए बड़ी मात्रा में धन मांगने वाले लोग कौन है? तो भाई, डोम परिवारों का तो हजारों वर्षों से जितना टैक्स मिलता है, जितना टका टैक्स, उतना ही मिलेगा। परंतु ये लकड़ी माफिया से लेकर के कफन माफिया तक जो इस धंधे में है, ये इनका उद्योग प्रभावित हो रहा था। तो स्वाभाविक है कि उनके पीछे कोई न कोई राजनीतिक ताकत लगेगी और वो इसका विरोध करेंगे। मणिकर्णिका घाट को लेकर राजनीति अभी भी जारी है। पूरी कोशिश है कि किसी तरह से हिंदुओं के अंदर यह भ्रम पैदा कर दो कि मोदी हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। आप देखिए, इसी तरह से प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद हो गया। इस पर कांग्रेस और अखिलेश यादव जमकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शंकराचार्य को मौनी अमावस्या के स्नान में प्रशासन ने पैदल जाने के लिए कह दिया कि 50 मीटर पैदल चले जाइए। शंकराचार्य पालकी और रथ में सवार होकर जा रहे थे। इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ गया। मेला प्रशासन ने जब शंकराचार्य की बात नहीं मानी तो शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस चले गए। इस मुद्दे को अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस उठा लिए। अखिलेश यादव ने तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की और मेला प्रशासन की आलोचना करने के साथ साथ यूपी सरकार को खरी खोटी सुना दी। वहीं कांग्रेस भी शंकराचार्य के मुद्दे पर बीजेपी को क्या क्या कर रही है, एक बार सुन लीजिए, फिर सच्चाई बताता हूं। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आज अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की पुलिस ने लाठियों से पिटाई की थी। यह साल 2015 की तस्वीर है। जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी 50 मीटर उतरकर नहीं जा पाए स्नान करने, वो पैदल भी चले थे और लाठी भी खाए थे। आज वही अखिलेश शंकराचार्य के बहाने पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। माघ मेला में शंकराचार्य को लेकर जो विवाद हुआ है वो पूरा मामला क्या है वो बताऊं, उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। पवन खेड़ा कहां थे किसी को पता नहीं था। आज औकात की बात कर रहे हैं। उस वक्त लाठी पड़ी थी, तब कहां गायब थे? और पूरा मामला समझ लीजिए हुआ क्या है। वहां मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अपने काफिले के साथ संगम स्नान के लिए निकले। पालकी पे बैठे हुए थे। प्रशासन ने उनसे कहा कि संगम नोज अपने वाहन पर नहीं जा सकते क्योंकि संकरा इलाका है, बहुत भीड़ है। लेकिन शंकराचार्य पालकी पर ही संगम तक जाने पर अड़ गए। इस दौरान अधिकारियों और शंकराचार्य के भक्तों के बीच झड़प भी हुई। अधिकारियों ने शंकराचार्य से विनती की, कहा कि आप पैदल संगम नोज चले जाइए ना भाई, बस सामने तो है। लेकिन शंकराचार्य इस पर भी नहीं माने।
और जहां तक शंकराचार्य अपने वाहन पर सवार होकर पहुंचे थे वहां से संगम नोस की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन शंकराचार्य पैदल जाने को तैयार ही नहीं हुए बॉस, और उसी के बाद यह पूरा मामला बढ़ गया। सुनिए प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल क्या बता रही। द्वारा संगम नोस की तरफ प्रोसीड किया गया और वहाँ पर जब ये पहुँचे तो संगम नोस का भी उनके द्वारा बैरियर तोड़ा गया और जब वहाँ पे ये पहुँचे तो उनसे लगातार समस्त अधिकारियों द्वारा अनुनय विनय अनुरोध हर चीज़ करी गई कि कृपया आप अपने वाहन को ले जा करके संगम नोस पर नहीं जा सकते। वहाँ पे सैकड़ों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और वहाँ पे किसी भी अनहोनी को रोका नहीं जा सकता है और वो इस दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। यानी विनती की गई उनसे, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अच्छा आप वाहन पे जा रहे हैं, कल को वहां उतनी भीड़ रहेगी, नोस पर धक्का मुक्की हो गई, भगदड़ हो गई, कुछ भी हो गया, शंकराचार्य ऊपर से नहीं गिर जाएंगे, उनको चोट नहीं लगेगी। लेकिन नहीं, जाऊंगा तो इसी पे जाऊंगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इस बात से भी भड़के हुए हैं कि माघ मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन सिविल अपील पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता। इसके बाद भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाया है। इसके जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाई, ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखने पर रोक नहीं लगाई। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं आया। यह कानूनी मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद भी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य मानते हैं और खुलकर कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति तक ये नहीं तय कर सकते कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। सुनिए एक बार उनको। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना। मेरा बड़ा विनम्र एक प्रश्न है कि शंकराचार्य की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पे भगदड़ ना मचे। अगर प्रशासन कह रहा है कि उतर के चले जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, उतर के चल ही लेते तो क्या हो जाता। आपको अपने भक्तों की चिंता नहीं है, आपके लिए उस पर बैठे रहना बहुत जरूरी था। शंकराचार्य ना है आपके हिसाब से आप। खैर गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन उधर बर्फ गिर रही है बॉस। कहां इतनी बर्फबारी हो गई कि बीच शहर कई मंजिला इमारत के बगल में बर्फ के पहाड़ बन गए। स्वेटर जैकेट पैक मत करना, ठंड यू टर्न मारेगा। उत्तरा से खंड से कश्मीर तक हड्डी गला देने वाली ठंड लौट रही है क्या? अब इसका चैप्टर आज पाठशाला में उस जगह की बात होगी जहां इस बार बर्फ की सुनामी आ गई। कई महीनों में होने वाली बर्फबारी कुछ दिनों में ही हो गई है, जिसकी वजह से शहरों में बर्फ के पहाड़ बन गए। और यह जगह है रूस का कामचटका प्रायद्वीप, जहां बर्फीले तूफान के साथ हुई भारी बर्फबारी ने पिछले 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप देखिए गाड़ियां धंस गई हैं बॉस, हालात इतने बिगड़ गए कि इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। रूस की इस जगह की आप तस्वीरें देखते जाइए। पिछले कुछ दिनों से वहां हुई भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ से ढक दिया है। ऐसा लग रहा है कि मानो लोगों के घर और गाड़ियां बर्फ में दफन हो गए। आप घर देखिए ना बॉस, पूरा एकदम लद लद बर्फ गिरा हुआ ऊपर। हालत यह है कि कई इलाकों में तो कई मीटर तक ऊंची बर्फ जम चुकी है और बर्फ का पहाड़ रिहायशी इमारतों की 4थी मंजिल तक पहुंचा हुआ है। अब देखिए लोग वहां से उसको झूला बना के नीचे उतर रहे हैं। हाई राइज इमारतों के पास बर्फ के इतने ऊंचे पहाड़ हो गए कि लोग फिसलकर स्कीइंग करने का मजा ले रहे हैं। बर्फीले तूफान की वजह से इमारतों के सामने 4 मंजिलों तक बर्फ जमा हो चुकी है। रिहायशी इलाके की गलियों में तो मानो बर्फ के पहाड़ बन गए। एक और तस्वीर देखिए, घरों के बाहर इतनी ऊंचाई हो गई कि बर्फ में लोग भाई पानी की तरह वहां डुबकी लगा दे रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। अब वो पूरा अंदर चला गया, देख रहे हैं इतना ऊपर से कूद गया वो बर्फ के अंदर, उसको चोट ही नहीं लगी। रूस में कामचटका प्रायद्वीप के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। कई घरों की खिड़कियों से छलांग लगा रहे हैं लोग, तो कोई बर्फ के ढेर पर फिसलकर मस्ती करता दिख रहा है। एक और तस्वीर देखिए, घर का दरवाजा खोलने के लिए लोगों को बर्फ हटाना पड़ रहा है। बर्फ इतनी मेहनत के बाद भी, काफी मेहनत के बाद भी घर का दरवाजा पूरा नहीं खुल पा रहा। दरवाजे बर्फ की वजह से बंद हैं, तो लोगों को बाहर निकलने के लिए खिड़की की मदद लेनी पड़ रही है। खिड़की के बाहर भी बर्फ का ढेर लगा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भारत में तो लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे गर्मी आ रही है, लेकिन खबरें यह भी हैं कि ठंड कम बैक करेगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.